परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं कि आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? क्या कारण है कि आप राजनीति में आए? राजनीति में आने का मेरा कभी उद्देश्य नहीं था और ना वार्ड नंबर 30 से प्रत्याशी हैं। ये पर्पज सिर्फ राजनीति में कदम रखने का है। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कवि देवेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं नवस्वर का खास कार्यक्रम पंचायत चुनाव पर चर्चा। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, जो समाज सेवा के काम से अपनी पहचान रखती हैं। आइए, मैं बात कर रहा हूं, आज मेरे साथ रहेंगे समाज सेवी अरविंद यदुवंशी। उन पर बातचीत करें उससे पहले देखिए हमारी ये पूरी खबर। आप साथ दो हम बदलेंगे, मिलकर अपना कल बदलेंगे। यह पंक्तियां हैं अरविंद यदुवंशी की, जिसके जरिए अरविंद खुद को समाज सेवी बताते हैं। अरविंद यदुवंशी वर्तमान में हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष हैं और गौकशी के विरोध में कई बार सुर्खियों में रहे हैं। आधार कार्ड के विषय में अरविंद बताते हैं कि उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई तो मीरगंज में आधार बनने शुरू हुए। सड़क की समस्या हो या पानी का बहना, ऐसे मुद्दों पर हर जगह होता है अरविंद का रहना। बिजली का अनशन हो या पैसेंजर चलाने की मांग या कोई समसामयिक मुद्दा या सामाजिक मुद्दा, अखबारों में छाए रहते हैं अरविंद। वो बताते हैं कि शिक्षा के लिए कंप्यूटर की किताब वो मुफ्त बांटते हैं और गरीब विद्यार्थियों को हर वर्ष फ्री में स्वेटर भी बांटते हैं। कोरोना महामारी के दौरान अरविंद व उनकी पत्नी किरण दोनों ने स्वयं घर पर मास्क बनाकर गांव-गांव बांटे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद यदुवंशी समाज सेवा के मार्ग से राजनीति में कदम रख चुके हैं और वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। तो क्या वार्ड नंबर 30 की जनता उन्हें उस उम्मीद से वोट देगी जो उम्मीद वो उस जनता से लगाए बैठे हैं? सुने उन्हीं की जुबानी पूरी कहानी। आइए, मैं मिलवाता हूं आपको युवा समाज सेवी अरविंद यदुवंशी से। तो अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवस्वर चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र जी और आपके नवस्वर चैनल का। मैं पूछना चाहूँगा आपसे सबसे पहला प्रश्न जो सबसे रहता है कि आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? क्या कारण है कि आप राजनीति में आए? राजनीति में आने का मेरा कभी उद्देश्य नहीं था और ना ही कभी मैं राजनीति करने के लिए तत्पर था। लेकिन पिछले 5 साल पहले, जैसा कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किसी और को राजनीति में बढ़ाया। हमारा उद्देश्य हमेशा समाज सेवा रहा है और समाज सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जब जब नेता बने यहाँ पर तो मन सेवा रही, तन सेवा रही और सबसे ज़्यादा धन सेवा रही, लेकिन जनसेवा को सब लोग भूल गए। हम आज का हमारा जो उद्देश्य है वो राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाना है और इसी के लिए हम राजनीति से जुड़े हैं। लेकिन एक इंसिडेंट होता है ना, एक इंसिडेंट क्या था कि कोई कारण जैसे अचानक ही हो जाता है, अचानक ही आना हो गया राजनीति में, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ घटा हो या आपने देखा हो इस समाज में? अब कैमरे के सामने सारी बातें तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमारा जो पर्पज़ था वो जनसेवा का था। इसीलिए हम लोगों को आगे बढ़ा के लेके आए कि आप जनसेवा करें। लेकिन जनसेवा से जब वो लोग भटक गए, जब जब जनसेवा की ज़रूरत पड़ी तो हम भी कॉल करते रहे, बाकी जनता भी कॉल करती रही। लोगों का पता नहीं है, चाहे सार्वजनिक समस्याएं रही हों या मीरगंज में कोई समस्या रही हो, कभी कोई समस्या के लिए नहीं आए तो फिर मजबूरन हमें राजनीति में आना पड़ा। अच्छा अरविंद जी, आप हमने सुना है, चूँकि हम आपका प्रचार भी लगातार देख रहे हैं, आप वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 30 से प्रत्याशी हैं। ये पर्पज सिर्फ राजनीति में कदम रखने का है और इस राजनीति के सहारे जनसेवा करने का कदम है हमारा। अच्छा, मतलब राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करेंगे। ये जनता समझे कैसे कि आप राजनीति में आके राजनीति नहीं करेंगे, समाज सेवा करेंगे? किसी भी चीज़ को लोग कहते थे कि बच्चे के पैर पालने में दिख जाते हैं। मैं तो पिछले 8 साल से जनसेवा कर रहा हूं और अभी भी लगातार जारी है। इस मीरगंज में चाहे कितने भी बड़े नेता बने हों या कोई भी बना हो, कोई भी समस्या रही हो मीरगंज में, जैसे कि आपका आधार पिछले 3 साल से बंद रहा लेकिन कोई आदमी आगे नहीं आया।
मैंने 2 दिन धरना दिया और आधार चालू हुआ। मीरगंज में चालान कटते रहे, पुलिस मनमानी से चालान काटती रही। नेता लोग ये कहते रहे कि आप पुलिस के खिलाफ जा रहे हो। पुलिस के खिलाफ नहीं गए थे, हमने बस पुलिस को ये बताया था कि आप हर जगह ऐसे आदमी को प्रताड़ित ना करें। लोगों ने देखा कि तो पेट्रोल, ये तो आप राजनीति में नहीं, ये तो आप समाज सेवा में भी कर सकते थे ना। नहीं, समाज सेवा में कर तो रहे थे, लेकिन हम समाज सेवा के लिए किसी आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या किसी से मिलने जा रहे हैं, और वहीं जिन राजनीतिक को हमने तैयार किया वो विपक्ष कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक कुछ दिन पहले, शायद आपको ध्यान हो, कि एक रैली निकाली थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। उसमें कई हिंदुत्व के, जो जिन्हें हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है, उन लोगों ने ये मैसेज दिया कि ये कर क्यों रहे हैं, इनके पास परमिशन है कि नहीं है, दुनिया भर के सवाल उठाए। जबकि उन्हें हमने इसलिए आगे बढ़ाया था कि वो हम लोगों की मदद करें, अपने हिंदुत्व के लिए अगर उन्होंने काम किया है तब काम करें। मैं तो हिंदू जागरण मंच से जुड़ा हुआ हूँ, तो हिंदुत्व के लिए ही काम कर रहा हूँ, और जनसेवा सबसे सर्वोपरि है। अब आदमी ना जनसेवा करे और ना हिंदुत्व के लिए काम करे, तो उसे क्या कहेंगे फिर हम। इसलिए मजबूरन हमें राजनीति में। अच्छा, तो आपके मुद्दे फिर क्या होंगे इस बार? इस बार के मुद्दे जनसेवा के माध्यम से आप देख लें कि एक एक करके अगर कैमरे के सामने बताएं तो बड़ा मुश्किल रहेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन जब बनवानी होती है तो आदमी को एक नहीं हज़ारों चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके बाद वो कागजों में दब जाते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा पर्पज़, पहला पर्पज़ ये रहेगा कि हम एक टीम तैयार करें अपने युवाओं की। वो टीम जब जब जिसे ज़रूरत पड़े वो वहाँ मौजूद रहे। और कुछ काम ऐसे हैं, जैसे आपने सुना होगा कि नौगमा और पैगा नगरी में आज तक शमशान घाट नहीं बना। बड़ी बात है, कितने नेता यहाँ रहे, कितने जनसेवक रहे, किसी ने आवाज़ उठाई? मेरा सबसे पहला काम रहेगा उन गाँव में शमशान घाट बनवाने का। अच्छा। और बाकी के गांव में जो काम होना चाहिए कभी काम ही नहीं हुआ। 5 साल 30 गांव, मुश्किल से 50 काम, जबकि होने कितने चाहिए थे? कम से कम 300 काम होने चाहिए थे। एक गांव में कम से कम 10 काम तो करवा लेते 5 साल में। क्या है, सिर्फ राजनीति वोटों की हो रही है कि कौन से मोहल्ले से हमें अच्छे वोट मिलेंगे, वहाँ काम करा दो। जनसेवा का कोई पर्पज नहीं है। तो मतलब आपकी नज़र में अब तक कुछ नहीं हुआ? हाँ हुआ, लेकिन वही ऊँट के मुँह में जीरा। जहाँ 100 काम होने चाहिए वहाँ 2 काम कराए और गिना रहे हैं। लेकिन हाँ, जनता भी खुश हो रही है, क्योंकि जनता के सामने ये 2 भी नहीं हुए अब तक, इसलिए जनता। अच्छा, आप जीते तो क्या कराएंगे? जीते तो सबसे पहले तो हम एक टीम की गठित करेंगे, जहाँ आम आदमी को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हर समय तैयार रहेंगे। किसी को किसी हाल में कैसे भी ज़रूरत है, हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी। जैसे कि मैंने बताया कि गरीब, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, और अच्छा, इसके अलावा भी शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा पर आप क्या कहेंगे? शिक्षा के लिए हमारी समिति के माध्यम से हमेशा से काम करते रहे हैं। जैसे गरीब बच्चों को अपनी तरफ से किताबें पहुंचाना, जो बच्चे की फ़ीस जमा नहीं हो पा रही है फ़ीस जमा कराना, बच्चे के लिए कोचिंग की व्यवस्था कराना। हम नवोदय विद्यालय की कई साल से फ्री कोचिंग कराते चले आए, और हमारा पर्पज़ है कि जो क्लासेस वाइज कोचिंग है उसे हम फ्री कराएं बच्चों को। और रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा के लिए तो हम हमेशा तत्पर हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? पार्टी हम हिंदू जागरण मंच यानी कि संगठन से हैं, और सर्वोपरि पार्टी कौन सी होगी? हमेशा हम भाजपा को समर्थित रहे हैं, और भाजपा से उम्मीद भी रखते हैं कि हमें समर्थन देगी। मतलब भाजपा का टिकट आपको मिलेगा, ऐसा उम्मीद रखते हैं आप? जी। नहीं मिलता है तो हम भाजपा का स्वागत करेंगे। तो भी चुनाव लड़ेंगे ना? नहीं, हम स्वागत करेंगे जो भाजपा निर्णय लेगी। ये चुनाव की बात है, लेकिन हम पहले उनके निर्णय का स्वागत करेंगे। युवाओं का विशेषता रहता है कि राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि युवा राजनीति में आएगा तो राजनीति स्वच्छ होगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी युवा हैं, युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं? युवा अगर राजनीति में आते हैं तो स्वच्छ इसलिए खासतौर से रहती है कि नया खून होता है, नया जुनून होता है। उन लोगों को समस्याएं पहले दिखती हैं, पैसा बाद में दिखता है। और जो आदमी समस्या देखेगा वो समस्या का समाधान करेगा। जबकि अगर हम वृद्ध की बात करें या ओल्ड एज या फिर मध्यम वर्ग की बात करें, तो वो परिवार में फंसने के बाद सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा, जबकि युवा देखता है कि समाधान कैसे होगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि युवा वर्ग अगर सामने आएगा तो समस्याओं का समाधान ज़्यादा होगा। तो मैं अंतिम प्रश्न की ओर चलता हूँ। अरविंद जी से बहुत देर बात हो गई, आप सब समझ चुके होंगे क्या उनके विषय हैं, क्या उनके उद्देश्य हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। अरविंद जी, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम प्रश्न। युवा बढ़ चढ़ कर राजनीति में हिस्सा लें, समाज सेवा में हिस्सा लें। जैसा कि मैं पहले से भी एक कह चुका हूँ, जैसे जैसे अगर युवा समाज सेवा या राजनीति में हिस्सा लेंगे
छवि साफ होगी, जी। समाज साफ होगा। मीरगंज की ये बदहाल स्थिति, जहां 5 साल में सड़कों का निर्माण अब स्टार्ट हुआ है, एक चौराहा, एक स्कूल, जहां पर पिछले 10 साल से शराब की भट्टी है, जिसे हटाने के लिए हमने आंदोलन छेड़ा है और कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मीरगंज में आधार की समस्या, आज भी 300 400 रुपये में आधार बन रहे हैं। एक आम आदमी मजदूरी कर रहा है 300 रुपये की, और बच्चे को आधार संभलवाने के लिए 300 रुपये दे रहा है। एक ऐसी समस्या जहां आपने शायद ध्यान हो कि पिछले 1.5 साल पहले एक शिकायत की थी, उसमें मैंने स्पष्ट सबके सामने कहा था कि आय जाति मूल निवास बनाने के लिए आदमी को वो पैसा देना पड़ता है जो अनर्गल है, लेकिन मजबूरी में देना पड़ता है क्योंकि उनकी छात्रवृत्ति रुक जाएगी, उन्हें समय पर काम नहीं मिलता, सुविधा शुल्क देना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को साफ करने का सबसे पहला कर्तव्य मेरा है जी। मैं जन सेवा के लिए राजनीति में आ रहा हूं और जन सेवा सर्वोपरि रहेगी। ये जनता तय करेगी कि वो जन सेवक को चुनेगी या धन सेवक, मन सेवक और तन सेवक को चुनेगी, क्योंकि राजनीति हमने लोगों को आगे बढ़े, लेकिन वो जन सेवा को छोड़कर अपनी सेवा में लग गए। अब ये जनता तय करेगी कि किसे आगे बढ़ाना है और किसे नहीं बढ़ाना है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जनता ही जनार्दन है। आप सुन रहे थे अरविंद यदुवंशी को। ये समाज सेवी हैं, इनके ओजस्वता से, इनकी वाणी से, इनके शब्दों से उम्मीद है कि आप सब सहज होंगे, आप सब तक उनकी बात पहुंची होगी। आप देखते रहिए, अगले मेहमान कौन होंगे ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए नवस्वर पंचायत चुनाव पर चर्चा। धन्यवाद। देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करना